हेलो बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित ल्हासा की ओर। तो पहले हम राहुल जी के विषय में जान लेते हैं कुछ बातें। अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में आजमगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश के पंदाहा नामक गांव में हुआ था। केदार पांडे मूल नाम वाले राहुल जी की शिक्षा काशी और लाहौर में हुई। पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता राहुल जी को महापंडित भी कहा जाता है। श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्हें राहुल सांकृत्यायन कहा जाने लगा। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई। अब हम लोग जानते हैं कि इस पाठ का परिचय क्या है। तो इस पाठ के परिचय के विषय में जानते हैं। यह पाठ ल्हासा की ओर राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, क्योंकि यह घुमक्कड़ी लेखक थे। इन्होंने यात्रा वृत्त का लेखन किया जो उन्होंने सन 1929 से 30 में की थी। यानी कि ल्हासा की ओर पाठ जो है उन्होंने 1929 से 30 के बीच में की थी। भारतीयों के लिए तब तिब्बत यात्रा प्रतिबंधित होने के कारण लेखक को छद्म वेश में यात्रा करनी पड़ी। कहने का मतलब यह है कि भारतीय तब तिब्बत यात्रा पर जाने से रोके जाते थे, तो जो राहुल जी थे उनको वेश बना करके यात्रा के लिए जाना पड़ा। तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर के दुर्गम मार्ग, कठिन मार्ग का वर्णन अत्यंत रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें तत्कालीन मतलब उस समय की तिब्बती समाज के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो अब हम लोग जानते हैं इस पाठ का सार, जो कुछ इस प्रकार है। बच्चों, जो तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग था उसके विषय में कहा जाता है कि फरी कलिम्पोंग का रास्ता खुलने से पहले नेपाल तिब्बत मार्ग ही तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग था। मतलब नेपाल और तिब्बत के मार्ग से ही लोग जाते थे जब तक फरी और कलिम्पोंग का रास्ता नहीं खुला था। नेपाल और भारत दोनों के लिए यह व्यापारिक मार्ग था। सैनिक रास्ता होने के कारण इस मार्ग पर जगह जगह चौकियां और किले हैं जिनमें चीनी सेना रहा करती थी। अब गिरे हुए कुछ फौजी मकानों में किसानों द्वारा अपना बसेरा बना लिया गया है। इसी स्थान पर लेखक चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए एक तरफ जहां आराम है, वहीं दूसरी ओर कठिनाइयां भी हैं। आराम क्या है? वहां जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी। और वहां आराम क्या था? अपरिचित व्यक्ति के लिए भी घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। वहाँ की औरत या उसकी सास अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती थी। यहाँ लेखक के मित्र सुमति के जान पहचान के लोग भी रहते थे, जिस कारण लेखक को रुकने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब लेखक और उसका साथी घोड़े पर सवार होकर आए थे, तब उन्हें बड़ी मुश्किल से एक गरीब झोपड़े में रहने को जगह मिल सकी थी। लेखक को सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था, जो तिब्बत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। 16-17 हज़ार फीट ऊंचे इन स्थानों के दोनों ओर सुनसान स्थान है। नदियों और पहाड़ों के मोड़ के कारण दूर दराज तक मनुष्यों के दर्शन नहीं होते हैं। डाकुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान यही है। हथियारों का कानून न होने के कारण यहाँ लोग पिस्तौल और बंदूक को लाठी की तरह लेकर घूमते रहते हैं। डाकुओं को खुद अपने प्राणों का खतरा होने के कारण वे तुरंत हत्या कर देते हैं, फिर लूटपाट का सामान खोजते हैं। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के भेष में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें डाकुओं से कोई डर न था।
खतरनाक स्थिति का आभास होते ही लेखक अपनी टोपी उतारकर दया दया कर 1 पैसा भीख मांगने लगता, जिससे उसका बनावटीपन कोई जान न सके। चलते चलते लेखक का अगला पड़ाव आया 16-17 मील दूर। पहाड़ी चढ़ाई और सामान के साथ यात्रा करना मुश्किल था, इसलिए लेखक तथा उसके साथियों ने घोड़े पर सवार होकर चलने का निर्णय लिया। दोपहर एक लेखक अपने साथियों के साथ घोड़े के ऊपर जा रहा था। यहाँ का वातावरण अत्यंत मनोहर था, जिसके दोनों ओर हिमालय के श्वेत शिखर थे। वहीं कुछ पहाड़ों पर न बर्फ़ थी और न हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे रंगीन कपड़ों तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। इसी बीच रास्ता भटकने के कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गया, जिस कारण लेखक सुमति के पास विलंब से पहुंचा। लेखक के पहुंचने तक सुमति को चाय 3 बार गर्म करनी पड़ी। वे इंतजार करते हुए 2 टोकरी कंडे फूंकने के कारण नाराज हो रहे थे, पर लेखक द्वारा बताए गए कारण को जानकर उनका गुस्सा शांत हो गया। लेखक और उसके साथी जब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू जैसा दिखाई देता था, आसपास के गांवों में सुमति के जानने वाले यजमान रहते थे, जिन्हें सुमति बोधगया से लाए लाल कपड़े का गंडा बनाकर दिया करते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें दूर के गांवों में न जाने के लिए मना लिया। अगले दिन लेखक वहां से 10 बजे चला। तिब्बत की कड़ी धूप में उसका ललाट जल रहा था, इसलिए उसने अपना सिर मोटे कपड़े से ढक रखा था। लेखक और सुमति सेकर बिहार आ गए। यहाँ की ज़मीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी थी, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। जागीरदार को मजदूर बेगार में मिल जाते थे। बेगार का मतलब यह होता है जैसे काम करा लेना और पैसा न देना। तो यहाँ पर जागीरदार जबरन मजदूरों से काम लेते थे और उनका पारिश्रमिक उन्हें नहीं देते थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी थी, जिनमें से एक एक का वजन 15-15 सेर से कम न था। सेर जो होता है, ये भार को मापने का पुराने समय का एक मात्रक होता है, जिससे उसका वजन मापा जाता था, उसकी मात्रा नापी जाती थी। लेखक ने उन पोथियों का अध्ययन किया और दूसरे दिन भिक्षु नमसे से विदाई लेकर अपने साथियों के साथ तिंगरी गांव की ओर पैदल ही चल पड़ा। तो बच्चों, इसमें आपने देखा कि पूरी यात्रा वृत्तांत के विषय में बताया गया है। यह पूरा यात्रा वृत्तांत हमें बताता है कि पहले की संस्कृति क्या थी, पहले का समाज कैसा था, पहले के लोग जीवन कैसे जीते थे, किस प्रकार का उनका रहन सहन था, कैसे लोग अपरिचितों के लिए भी अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देते थे। और पहले क्या था, पहले हर जगह डाकू चोर हुआ करते थे पहाड़ियों पर, जहाँ पर उनको यात्रियों को मार पीट कर लूट लिया करते थे। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को जान लिया। अब अगले पाठ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।